डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं एग्जिस्ट करता है, स्ट्रेंथ कुछ भी मान लो, E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और कोई डाइपोल है जो कि इसमें सिचुएटेड है लाइक दिस। तो इधर मान लो कि प्लस क्यू चार्ज है, इधर माइनस क्यू चार्ज है, और सेपरेशन लेंथ 12 है, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑफ कोर्स प्लस क्यू ई फोर्स फॉरवर्ड होगा एंड माइनस क्यू ई फोर्स बैकवर्ड होगा। ठीक है। अब दोनों ध्यान से देखो तो दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होने वाला है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिकॉज दिस एंगल इज थीटा। तो परपेंडिकुलर को अगर y मानते हैं तो हाइपोटेन्यूज 12 है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कोई फॉर्मूला पढ़े हो बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा वाला लगाएंगे, साइन हाँ हाँ। तो y बाई 12 इक्वल टू साइन थीटा। ध्यान दो, y बाई 12 अगर करो तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा कितना? 12 साइन थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब कि ये फोर्स कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं है मतलब, कोलिनियर मतलब क्या होता है कि जब एक ही लाइन के अलोंग हो, लेकिन यहाँ पर फोर्स कोलिनियर नहीं है, मतलब कि वो नॉन कोलिनियर है। और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? 12 साइन थीटा। ठीक है। नेट फोर्स कितना हो रहा है सिस्टम पर बताओ? 0। हाँ, क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, तो इस चलते हम लोग कह सकते हैं कि नेट फोर्स इज एक प्लस क्यू ई है और दूसरा माइनस क्यू है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्टेड है, तो जीरो हो गया। मतलब कि नेट फोर्स जीरो है, बट दीज फोर्सेस आर नॉट कोलिनियर। बट ठीक है, नॉन कोलिनियर है, तो कह सकते हैं देयरफॉर दे विल प्रोड्यूस कपल। और इसी का एक स्पेशल वेराइटी है कि जब दो नॉन कोलिनियर इक्वल अपोजिट फोर्सेस होते हैं ना, दे कंस्टिट्यूट कपल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि दे विल प्रोड्यूस कपल। तो टॉर्क ऑफ फोर्स क्या लिखते हो बताओ, या कपल जो भी कहो। तो ए फॉर परपेंडिकुलर। हाँ, तो एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर फोर्स कितना है ध्यान से देखो, फिगर में अगर ध्यान से देखो तो फोर्सेस हो रहे हैं क्यू ई, आइदर ऑफ द फोर्स यू कैन टेक क्यू ई, और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन वाई है विच इज इक्वल टू 12। तो कपल का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू ई इंटू वाई विच इज 12 साइन थीटा। यहाँ से लिख सकते हैं क्यू इंटू 12 इंटू ई साइन थीटा। तो ये क्या है ध्यान से को, पी हो गया, तो ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा।
डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था कि Q इंटू 12, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो PE साइन थीटा हो गया आपका डाइपोल स्ट्रेंथ E। तो अगर याद हो क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B अगर जो होता है A क्रॉस B, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखते हो, AB साइन थीटा। और यहाँ पर भी P और E दोनों देखो वेक्टर क्वांटिटी है, ये वी नो की PJ वेक्टर क्वांटिटी, और ये भी जानते हैं कि E इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जैसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A और A एंड B गिव AB साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन भी होता है इनकैप कहते हैं। और यहाँ भी ध्यान दो टॉर्क इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड PE आर ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि इनका प्रोडक्ट भी वेक्टर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इन वेक्टर फॉर्म लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। तो दिस इज द टॉर्क ऑन द डाइपोल, ठीक है। जैसे इस पर बहुत बेसिक क्वेश्चन दे सकते हैं तो अगर जैसे बोल दिया कि P का वैल्यू दिया हुआ है, यूनिट क्या होगा बताओ जल्दी से कोई भी P का, हाँ सब भूल गए, कूलम मीटर रे। हाँ हाँ सॉरी। चलो डायरेक्ट निकालो, फाइंड द टॉर्क ऑन द डाइपोल। चलो निकालो कितना आएगा टॉर्क का वैल्यू। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने आता है, ये जस्ट मैं चेक करने के लिए दिया हूँ, हाँ कंसेप्ट और चेक। दोनों को करेंगे 2i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। नहीं भाग, वैसे नहीं करते हैं टॉर्क का। ध्यान दो मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा ही है, देहाती लैंग्वेज, ठीक है, तो आप ऑफेंडेड नहीं हो जाओगे। ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। IJK से लिखते हैं, यहाँ पर पहले देखो, पहले फॉर्मूला लिख लो। तो टाउ इक्वल टू क्या लिखते हैं, P क्रॉस E। मैं क्या लिख रहा हूँ टाउ, हाँ टाउ इक्वल टू लिखते हैं हम लोग P क्रॉस E। तो यहाँ पर पहले P आ रहा है, तो यहाँ पर IJK के बाद पहले P का कॉफिशिएंट लिखो। तो यहाँ पर I का कॉफिशिएंट ध्यान से देखो तो 2 है, J का 1 है और K का -1 है। तो 2 1 -1, इसको जस्ट का तस्ट रखो। फिर P के बाद यहाँ E है, तो यहाँ E का देखो तो 1 -1 5, 1 -1 5। अब हम लोग को वर्कआउट करना है, कैसे करते हैं। तो I लिखोगे जब, तो ध्यान देना I का रो एंड कॉलम हटा दो, तो बचा क्या 1 इंटू 5 माइनस -1 इंटू -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5 5 हो गया, और -1 इंटू -1 कितना हो गया 1। प्लस 1। जब जे, अब ध्यान दो अल्टरनेट होता है, प्लस जैसे यहाँ पर आई लिखे थे उसके बाद -J लिखेंगे। अब जब जे को ले रहे हो तो ये दोनों इसका रो कॉलम को हटा दो, तो क्या बचा 5 इंटू 10 माइनस -1 इंटू 1, ठीक है। तो 5 इंटू 2 करोगे तो 10 हो गया, -1 इंटू -1 तो -1 होगा, तो ये +1 हो गया। अब फिर से माइनस यहाँ आया, सॉरी यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, अब फिर से प्लस आएगा, के साथ फिर से प्लस होगा। बस ये याद रखना कि जे माइनस में रहता है, ठीक है। जे का जो लेते हैं उसको माइनस रखते हैं, के काम के लिए अगेन
2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 1 1, मतलब -2 -1। ओके, बहुत आसान काम था। अब देख लो कितना आएगा। हम्म 4i +11j, सॉरी -11j -3k, ये आएगा ना न्यूटन मीटर। टॉर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर, ठीक है। अब यही अगर पूछता कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तब क्या करते? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ नहीं, कॉफिशिएंट्स ऑफ आई जे के तीनों का स्क्वायर रूट करते हैं, सम ऑफ देयर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करो प्लस -11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर ही हो जाएगा फाइनली, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ पर +3 स्क्वायर आ जाएगा, विच कम्स टू बी, चलो करो जल्दी से, हमें आंसर बताओ। 16 + 121 221 +9, 146। तो ये हो जाएगा 130 40 146, ठीक है। अच्छा, ये न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, क्या इसको हम लोग जूल नहीं लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर जूल भी तो होता है। लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, लिखोगे क्यों? नंबर कट हाँ, जाएगा। टॉर्क वाला में नहीं लिखते हैं, टॉर्क हाँ, वाला में नहीं लिखते। क्योंकि ये पर रेडियन होता है, ठीक है। जब रेडियन से मल्टीप्लाई होगा, विच इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी माना, तो तब जाकर के जूल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ओके बच्चों, किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो बता दो। मैंने जो ऊपर पढ़ाया उसी पर नहीं। जस्ट एक बेसिक फॉर्मूला दिया, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने देख लिया, क्या टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है। हमने देखा कि टॉर्क इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई, एंड इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? पी साइन थीटा। अब अगर डाइपोल को रोटेट करना चाहो, then what will happen? The point is that if you will try to rotate the dipole, then now angular displacement is going to come, मतलब कि there will be some amount of work done। तो क्या लिखेंगे? dw इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। ध्यान दो, जहां पर भी वेरिएबल फोर्स या वेरिएबल टॉर्क लगता है, तो वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन से वर्क निकालते हैं, और जहां पर कांस्टेंट फोर्स या कांस्टेंट टॉर्क लग रहा है, तो वहां पर डायरेक्ट थीटा से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो भाई, बिकॉज टॉर्क इज कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, जैसे 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 एंगल थीटा चेंज करेगा, साइन थीटा का वैल्यू चेंज करेगा, और इस चलते उस पर टॉर्क जो लग रहा होगा वो भी चेंज करेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजेंटल है, डाइपोल इस तरीके से रखे हो, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करोगे, टॉर्क का अमाउंट बढ़ते जाएगा, ठीक है। टॉर्क का अमाउंट इस पर बढ़ते जाएगा, वाई? बिकॉज एंगल थीटा इज इंक्रीजिंग।
तो इस चलते कह सकते हैं कि दिस टॉर्क इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन एंगल थीटा। और इस चलते इस पर जब हम लोग नेट टॉर्क की बात सॉरी वर्क डन की बात करेंगे, तो वर्क डन बिकॉज इट इज acted upon with a variable torque and therefore we will integrate it rather than directly calculating। तो ये हो गया dw। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करने में। चलो निकालो। ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का। कॉस। हाँ, जिसको जहां भी नहीं समझ में आए पूछ लोगे। तो ये हो जाएगा पीई माइनस बाहर आ गया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। और ये हो जाएगा माइनस को अंदर कर लो पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। So this amount of work done W, which is this will be stored as a this work done by external force। ठीक है, तो इस चलते U का वैल्यू हो गया कितना अब इसके स्पेशल केसेस आएंगे। यहाँ पर ये वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ U नहीं पोटेंशियल एनर्जी हो गया। जैसे कि मान लो ओ, आप एक ऑब्जेक्ट को लेकर के ऊपर उठाते हो इफ यू आर टेकिंग एन मान लो कि ईंट ले लो उसको हाथ में लेकर के ऊपर उठाओ तो आपने वर्क तो किया ऊपर उठाने में उसको वर्क किया लेकिन वो वर्क वेस्ट नहीं गया है ना। वो वर्क वेस्ट नहीं गया। जैसे समझो एक बच्चे को तड़ाक से एक झापड़ मार दो है तो इसमें भी वर्क डन तो हुआ लेकिन यहाँ पर वर्क डन जो हुआ वेस्ट हो गया। कहो कि नहीं सर वो चिल्लाएगा तो नहीं। डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी नहीं हुआ ये इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हुआ। डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहे तो जैसे हमने अगर ईंट को उठाया ईंट को छोड़ोगे तो क्या होगा ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा वो काइनेटिक एनर्जी के साथ। ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा काइनेटिक एनर्जी के हाँ साथ। मतलब कि हमारा जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इस पर ग्रेविटी फोर्स mg लगा रहा था जिसके अगेंस्ट मैंने वर्क किया उठाने में। ठीक है, तो एच से जब उठाया तो यहाँ पर डायरेक्टली इसमें जो वर्क डन आप mgh किए हो ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि आप छोड़ोगे तो इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन आप जब हाँ बच्चे को थप्पड़ लगाए जोर से उस केस में सेम चीज नहीं हो रहा है। योर वर्क डन ऑन द चाइल्ड while slapping is getting wasted as हीट एनर्जी। उसका गाल बेचारे का गर्म हो जाएगा है ना। तो
पॉइंट इज दैट कि हाँ वो स्टोर नहीं हुआ है। हाँ, इट सीम्स टू बी कि वो स्टोर हो गया। क्यों? क्योंकि आप उसको अगर थप्पड़ मारे, वो अगर भाई रहा तो भी तुरंत उठा करके हुमच तमाचा तुम्हें भी लगाएगा। तो आपको लगेगा कि अरे वर्क डन तो स्टोर हो गया था, हमने इसको दिया, ये इसने हमें एक तमाचा दे दिया, बिल्कुल दो तमाचा, ये कुछ ज्यादा ही स्टोर ले लिया। लेकिन वो इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि जो जिस ऑब्जेक्ट पर वर्क किए, तो इफ दैट एनर्जी, ये समझ में आ जाएगा आसानी से, समझे कि नहीं? क्या? जैसे यहाँ पर है कि ऑब्जेक्ट को आप उठाए तो mgh हो गया, ठीक है। अब इसको छोड़ोगे तो इट विल कम डाउन। आप अगर किसी को स्लैप करते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपका हाथ में कुछ एनर्जी आ गया, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट कि जब कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट वर्क डन करते हैं तो इट गेट स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर डिसिपिएटिव फोर्स होते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, तो अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स जो आप वर्क करते हो, दैट गेट नॉट स्टोर्ड, रेदर इट गेट डिसिपिएटेड। इसी चलते इसको डिसिपिएटिव फोर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट वर्क डन करने पर वो डिसिपिएट हो जा रहा है, ठीक है, इट इज नॉट स्टोर्ड। और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो विच इज वी नो कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में मैंने वर्क किया है, इस चलते इट इज गोइंग टू स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हो गया। चलो, अब इसका स्पेशल केसेस ले लो। जैसे तो पहला केस लेते हैं। मान लो कि थीटा वन इज जीरो, मतलब पैरेलल था। तो इनिशियली सपोज डाइपोल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ई, ई के पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे? एंड फाइनली रोटेटेड टू एंगल थीटा। तो वर्क डन डब्ल्यू इक्वल, सॉरी यू इक्वल टू क्या होगा? थीटा वन कितना हो गया बताओ? 0 डिग्री, पैरेलल मतलब 0 डिग्री। एंड थीटा टू इक्वल टू थीटा। चलो पुट करके देखो क्या आता है। तो यू इक्वल टू हो जाएगा पीई कॉस जीरो माइनस कॉस थीटा। कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1। और 1 माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, अगर याद हो तो, 2 sin² θ/2। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, देख करके पूछा जाता है आपसे। हम्म, जैसे मान लो डाइपोल को अब पैरेलल से परपेंडिकुलर पोजीशन तक रोटेट कर दिया, पूछ दिया कि वर्क डन कितना होगा, बताओ कितना होगा? क्वेश्चन क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कीजिए। लिख दे रहा हूँ।
चलो बताओ कितना होगा। P हाँ कितना आया? PE आया। हाँ पीई आएगा। बाकी लोग का भी वही आया होगा आई बिलीव। हाँ हाँ तो यहाँ पर आप अगर कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन आ जाएगा W इक्वल टू 2 PE। फाइनल एंगल 90 है तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री 90 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2 PE। और साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का 1/√2। स्क्वायर PE के बराबर हो गया। अब ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें कि जस्ट उन्होंने डाटा P और E का वैल्यू दे दिया था, तो अब नहीं बनेगा। बोलो क्या ऐसा क्वेश्चन दिया तो नहीं बनेगा? ऑफ कोर्स बन जाएगा। ठीक है ठीक है, सेकेंड केस लेते हैं। हमने फर्स्ट स्पेशल केस अभी तक डिस्कस किया। ठीक है, सेकेंड स्पेशल केस दिया हुआ है। डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम परपेंडिकुलर पोजीशन टू सम एंगल थीटा। परपेंडिकुलर पोजीशन से एन एंगल थीटा पर रोटेट किया गया है। ठीक है, तो इस केस में यू या वर्क डन का होगे जो भी कितना होगा बताओ। इनिशियली 90 डिग्री लेंगे, फाइनली थीटा पर लेंगे। हाँ तो चलो करो क्या आता है देखो। ठीक है, और दिस कैन बी रिटन एज माइनस पी डॉट ई। तो इन जनरल इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, अगर क्लास 11th में पढ़े होगे ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी का एक डेफिनेशन था। क्या डेफिनेशन था याद है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉइंट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। याद है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉइंट मास। अभी तुरंत ज्वाइन करोगे, मीटिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, ओवर हुआ। हाँ, तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉइंट मास फ्रॉम इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कहने का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल। ठीक है, टेंडिंग टू जीरो। हाँ पोजीशन ऑफ इन जीरो पोटेंशियल। ठीक है, इन्फिनिटी मीन्स पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल टू अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब कि टू सम पोटेंशियल। यहाँ पर भी सेम हो रहा है। परपेंडिकुलर केस जो है यहाँ पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी का केस है। ठीक है, और ये सम वैल्यू, तो जीरो